अरे नेहा, तुम यहाँ कैसे? अचानक अपना नाम सुनकर नेहा पीछे मुड़ी तो देखा एक गोरा, घने काले बालों वाला, ऊंचा लंबा व्यक्ति उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। नेहा ने उसे गौर से देखकर पहचाना तो उत्साह से चहक कर बोली, अरे विवेक, तुम यहाँ कब आए? 4 महीने पहले ही मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है और तुम अब भी यहीं हो? विवेक ने उससे पूछा। हाँ, मैं तो यहीं हूँ, बस घर का पता बदल गया है, नेहा ने हंसते हुए कहा। हाँ, उसकी निशानी तो मैं देख रहा हूँ। विवेक ने मंगलसूत्र की तरफ इशारा किया तो दोनों हंस पड़े। आओ ना, यहाँ पास के रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं, विवेक ने सुझाव दिया तो नेहा ने इनकार नहीं कर पाई। फिर दोनों रेस्टोरेंट में एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। तुम तो अब भी पहले जैसी हो, जरा भी नहीं बदली, विवेक ने कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए कहा। वैसी कहाँ हूँ मैं, थोड़ी मोटी तो हो ही गई हूँ। हाँ, पर तुम ज़रूर बिल्कुल पहले जैसे ही हो, नेहा ने कहा। मैं कहना चाह रहा था कि तुम्हारा चेहरा आज भी वैसा ही नाजुक और मासूम है जैसा 7 साल पहले था। तभी तो मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया, विवेक ने नेहा को भरपूर नज़र से देखते हुए कहा तो वह शर्मा गई। चलो छोड़ो, तुम क्या मेरे चेहरे को लेकर बैठ गए? यह बताओ कि आज भरी दोपहर में मार्केट में क्या कर रहे थे? कॉलेज छोड़ने के बाद क्या किया? तुम तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे ना? क्या हुआ? और इतने दिन कहाँ रहे? अभी क्या काम कर रहे हो? तुमने तो मीडिया वालों की तरह एक के बाद एक ढेर सारे सवाल कर डाले। पहले किस सवाल का जवाब दूं, यही समझ में नहीं आ रहा। फिर हंसते हुए बोला, मैं बीएससी करने के बाद आईएएस की कोचिंग करने दिल्ली चला गया था। यह तो तुम्हें पता ही है, 2 साल जमकर मेहनत की, पर पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ। पर दूसरे अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट हो ही गया। फिर मेन एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू, 5 साल के बाद अब जाकर मनचाही पोस्ट मिली है। और यही गुलमोहर चौक पर एक घर भी अलॉट हुआ है। अरे वाह! नेहा के चेहरे पर प्रशंसा के भाव आ गए। वहाँ के घर तो बहुत बड़े और सुंदर हैं। हाँ, उसी के लिए थोड़ा बहुत फर्नीचर देखने आया था। अब तो पापा का भी ट्रांसफ़र फिर से यहाँ हो गया है। अगले हफ्ते वे लोग भी यहाँ आ जाएंगे, विवेक ने बताया। और तुम्हारी वाइफ शादी की या नहीं की अभी तक? नेहा ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं की। 1-2 साल जरा सर्विस में जम जाऊं, फिर सोचूंगा। अब मैं तुम्हारी तरह सवालों की झड़ी नहीं लगाऊंगा, तुम खुद ही अपने बारे में बता दो, विवेक ने कॉफ़ी का खाली प्याला नीचे रखते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बीएससी करने के बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। अभी शहर के 4-5 बुटीक के लिए सूट डिज़ाइन करती हूँ। रोज़ रोज़ आने जाने की झंझट नहीं है। जब उनको ज़रूरत होती है तो बुला लेते हैं। बस कमाई भी हो जाती है और शौक भी पूरा हो जाता है। अगर मन हुआ तो अपना एक बुटीक भी खोल लूँगी। बस मेरी तो सीधी सादी छोटी सी कहानी है, नेहा ने बताया। और तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, विवेक ने पूछा। वे एक प्राइवेट कंपनी में हैं और अक्सर टूर पर रहते हैं। नेहा के मुंह पर पति के टूर पर रहने की बात कहने पर हल्की सी मायूसी छा गई, जिसे विवेक ने भांप लिया। वह तुरंत ही बातचीत का विषय कॉलेज के दिनों और पुराने साथियों की तरफ ले गया। फिर 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। फिर दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए और अपने अपने घरों की ओर लौट गए। नेहा जब घर पहुंची तब उसके पति अभय घर नहीं पहुंचे थे। बाजार से लाया सामान टेबल पर रखकर टीवी ऑन करके बैठ गई, लेकिन आज उसका मन टीवी देखने में नहीं लग रहा था। वह तो विवेक के बारे में सोच रही थी। वह और विवेक 9वीं कक्षा से साथ साथ पढ़े थे। कॉलेज में भी दोनों एक ही सेक्शन में थे। दूसरे लड़कों की अपेक्षा विवेक अंतर्मुखी और तेज था। वह फ्री पीरियड में भी बाकी लड़कों की तरह मस्ती मजाक न करते हुए कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। क्लास के दूसरे लड़कों से अलग विवेक को स्कूल या कॉलेज की किसी भी लड़की में दिलचस्पी लेते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था। विवेक के व्यवहार की इसी खूबी से नेहा मन ही मन उससे प्रभावित थी। फर्स्ट ईयर के अंत तक जहाँ क्लास के प्रत्येक लड़के की क्लास की
या दूसरे क्लास की या मोहल्ले की किसी लड़की के साथ अफेयर की बातें सुनाई देती थी, वहीं विवेक के बारे में नेहा ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। विवेक दिखने में बहुत अच्छा था। ऊंचा कद, हल्के घुंघराले बाल, गोरा रंग, तीखी नाक, और क्लास में ही क्या कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़के के रूप में मशहूर हो गया था। पास से गुजरती लड़की, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, एक बार तो भरपूर नज़र उसे देखती ज़रूर थी। विवेक के रंग रूप और बुद्धि पर फिदा बहुत सी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वह आंख उठाकर भी किसी की ओर नहीं देखता था। फाइनल तक पहुंचते पहुंचते नेहा से उसकी अच्छी पटने लगी थी, क्योंकि क्लास में विवेक के बाद नेहा ही पढ़ाई में तेज थी। विभिन्न चैप्टर्स और किस किताब में कौन सा चैप्टर कितना अच्छा है, इस विषय पर क्लास में या लाइब्रेरी में दोनों देर तक बातें करते रहते थे। विवेक से फ्रेंडशिप की वजह से कई लड़कियां नेहा से जलन करने लगी थी। वर्ष के अंत तक नेहा भी विवेक के प्रति एक अलग ही आकर्षण महसूस करने लगी थी। उसे यह भी लगने लगा था कि विवेक का उसे देखने का अंदाज भी कुछ बदल सा गया है। एक दिन फ्री पीरियड में दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे। नेहा किताब पढ़ने में मग्न थी। बीच में इतिहास की एक तारीख समझ में न आने के कारण उसने विवेक से पूछने के लिए सिर ऊपर उठाया तो देखा वह किताब टेबल पर रखकर खोई खोई सी नज़रों से उसे देख रहा था। नेहा का दिल बड़ी जोर से धड़कने लगा। वह भी बिना कुछ कहे अपनी किताब देखने लगी, लेकिन बड़ी देर तक उसके मन में एक हलचल सी होती रही। इसके बाद नेहा को लगने लगा कि वह शायद धीरे धीरे विवेक की ओर आकर्षित होती जा रही है। कॉलेज में एंट्री करते ही उसकी नज़रें विवेक को खोजती रहती। क्लास में बैठे हुए भी नेहा की नज़रें दरवाजे पर ही टिकी रहती, और जैसे ही विवेक अंदर आता नेहा का दिल बड़ी जोर जोर से धड़कने लगता। नेहा के मन में भावनाओं के कई नए नए अनजाने मगर अपने से लगने वाले रंग तैरने लगे थे, लेकिन दोनों ही ओर से ये रंग भावनाओं का रूप लेकर शब्दों में अभिव्यक्त हो पाते। फाइनल एग्जाम सिर पर आ गए और फिर लास्ट पेपर जिस दिन था उस दिन विवेक अपने माँ पापा के साथ दिल्ली चला गया, क्योंकि उसके पापा का वहाँ ट्रांसफ़र हो चुका था। वे तो बस विवेक के पेपर की खातिर ही रुके थे। विवेक एक ख्वाहिश भरी नज़र नेहा पर डालकर चला गया। दोनों के बीच जो भी था बस मौन ही रहा, कभी शब्दों या भावनाओं के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाया। इसीलिए कोई किसी का इंतज़ार भी क्या करता। नेहा ने फैशन डिज़ाइनर का कोर्स किया, और जब उसके मम्मी पापा ने उसके जीवन साथी के रूप में अभय को चुना तो उसने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी सहमति दे दी। अभय के साथ उसका जीवन आराम से गुजर रहा था। आज अभय नेहा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उसके बार बार टूर पर जाने और काम में अत्यधिक व्यस्त रहने से नेहा अकेलापन महसूस करती थी। दिन तो घर के काम और बुटीक के डिज़ाइन वगैरह तैयार करने में कट जाता, लेकिन उदास शामें और तन्हा रातें उसे काट खाने को दौड़ती। अभय के बगैर वह सारी सारी रातें बिस्तर पर करवटें बदलते हुए गुजार देती। महीनों वह अभय के साथ पिक्चर देखने या कहीं बाहर घूमने जाने को तरस जाती, लेकिन फिर भी अभय की भी मजबूरी समझकर वो अपने मन को समझा लेती। नेहा एक गहरी सांस लेकर उठी। आज विवेक से मिलकर ना जाने क्यों वह अपने अंदर बहुत खुशी महसूस कर रही थी। मन के एक कोने में बरसों से दबे हुए जिन रंगों पर समय की धूल पड़ गई थी, उन्हें जैसे किसी ने पानी की कुनकुनी फुहारे बरसाकर धो दिया था, और फीके पड़े रंग धुले जाने से ताजे होकर चमचमाने लगे थे। 2 दिन बाद बुटीक से आकर नेहा चाय पीते हुए एक फैशन मैगजीन में कपड़ों के लेटेस्ट डिज़ाइन देख रही थी कि फ़ोन बज उठा। नेहा ने फ़ोन उठाया। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो नेहा? उधर से विवेक का स्वर सुनाई दिया। अरे तुम! नेहा का स्वर और चेहरा दोनों खिल गए। हाँ सुनो, संग्रहालय में अरुणाचली कलाकारों की अच्छी प्रस्तुति है। सारा इंतज़ाम मेरी ही देख रेख में चल रहा है, तुम लोग आ जाओ, विवेक ने कहा। अभय तो टूर पर हैदराबाद गए हैं,
मैं अगर आई तो लौटते वक्त रात हो जाएगी। मैं अकेली इतनी दूर रात में वापस कैसे आऊंगी? नेहा के स्वर में मायूसी छा गई। बस इतनी सी बात? विवेक हंसते हुए बोला। अरे पगली, मेरे होते हुए तुम्हें अकेले आने की क्या ज़रूरत है? तुम ठीक 5 बजे तैयार रहना। मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें ले आने को। मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं तो खुद आ जाता। इतना कहकर बिना जवाब का इंतज़ार किए विवेक ने फ़ोन काट दिया। नेहा मुस्कुरा दी। विवेक ने उस दिन बताया कि वह संस्कृति विभाग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उसे यूं भी भारतीय लोक संस्कृति से बहुत लगाव था। स्कूल कॉलेज में भी वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करने में हमेशा आगे रहता था। नेहा को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां आदि देखने का बहुत शौक था, लेकिन अभय को कभी भी टाइम नहीं मिलता। रविवार को भी अभय अक्सर या तो ऑफिस में या फिर घर पर ही कोई ना कोई काम करता रहता था। 3 साल पहले 10 दिनों के लिए वे हनीमून पर गए थे। उसके बाद से अभय लगातार अपने काम में व्यस्त ही रहा। 5 बजे बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनकर नेहा ने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। नेहा समझ गई कि यह कार विवेक ने ही भेजी होगी। वह ताला लगाकर बाहर आ गई। आप नेहा जी हैं? ड्राइवर ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा और नेहा के हाँ कहते ही दरवाज़ा खोल दिया। नेहा गाड़ी में बैठ गई। म्यूजियम पहुंचकर ड्राइवर ने उसे विवेक के पास पहुंचा दिया और वापस चला गया। आओ नेहा, विवेक ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और उसे लेकर आगे चलकर सबसे आगे के एक सोफे पर बैठाकर बोला, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं ज़रा व्यवस्था देख कर आता हूँ। प्रोग्राम बस 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। 5 मिनट बाद ही विवेक आकर उसके बगल में बैठ गया। प्रोग्राम शुरू हुआ और कलाकार अपनी मनोरम प्रस्तुतियां देने लगे। वेटर पानी, चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह सर्व कर रहे थे। विवेक नेहा को अपने विभाग और विभाग के अन्य लोगों के बारे में बताता जा रहा था। मस्तानी शाम, सुहाना मौसम, सामने नृत्य व संगीत की प्रस्तुति। नेहा को लग रहा था कि वह सपनों के दुनिया में पहुंच गई है। कुछ बात कहने के लिए जब विवेक उसकी ओर झुका तो उसका कंधा नेहा के कंधे से छू गया। नेहा का दिल अचानक वैसे ही जोर से धड़कने लगा जैसे कॉलेज के दिनों में विवेक को पहली बार अपनी ओर देखता पाकर धड़का था। दिल में सालों से दबी हुई कोई कुंवारी अनछुई सी अनुभूति अचानक ही जाग गई। मन में ना जाने कब से सोए पड़े एहसास अंगड़ाई लेकर जाग गए। नेहा को लग रहा था जैसे वह कुंवारी है और उसके कुंवारे मन में आज पहली बार किसी के प्रति कोई अनजानी सी कशिश, अनजाना सा रोमांच महसूस किया है। विवेक के साथ पहली लाइन में बैठी वह और चारों ओर बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स और अतिथि, सब कुछ कितना भव्य लग रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट से नेहा की तंद्रा भंग हुई। प्रोग्राम समाप्त हो चुका था। विवेक ने अपने साथी ऑफिसर्स और उनकी वाइफ से नेहा की पहचान कराई। देर तक सबसे बातें होती रही। फिर डिनर के बाद विवेक उसे घर पहुंचाकर चला गया। विवाह के बाद शायद यह पहली शाम थी जो नेहा अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए इतनी अच्छी तरह से बिताई थी। उस रात बिस्तर पर लेटी नेहा देर तक विवेक के बारे में और उस शाम के बारे में सोचती रही। उसके मन की गहराई में एक कसक सी उठी कि काश उस समय वो अपनी भावनाओं को विवेक के सामने व्यक्त कर देती तो आज विवेक के बगल में वह अधिकार पूर्वक बैठी होती। यह तो जाहिर ही है कि जल्दी ही विवेक की भी शादी हो जाएगी और फिर उसके साथ उसकी पत्नी बैठा करेगी। नेहा हमेशा चाहती थी कि उसकी शादी किसी ऊंचे पद वाले सरकारी अधिकारी से हो और बड़ा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी हो। नेहा खिड़की से झांकते चांद में अपने सपनों का चेहरा तलाशती, पता नहीं कब गहरी नींद में सो गई। दूसरे दिन विवेक की छुट्टी थी। वह सुबह से ही नेहा को लेने आ पहुंचा। सिर से पैर तक सादगी में लिपटी वह इतनी सुंदर लग रही थी कि विवेक उसे देखता ही रह गया। नेहा का दिल जोर से धड़क गया। उसने तुरंत ही विवेक के चेहरे से अपनी नज़रें हटा ली और दूसरी ओर देखने लगी। विवेक मुस्कुरा दिया। दिन भर विवेक और नेहा
आसपास की जगहों में घूमते फिरते रहे। दोनों एक जगह लगी चित्र प्रदर्शनी भी देखने गए। शाम को दोनों ने लक्ष्मी भवन में नाटक देखा। लंच और डिनर भी बाहर ही किया। चित्र प्रदर्शनी व नाटक देखते और साथ में घूमते जब विवेक की बाह नेहा की बाह से छू जाती, तब नेहा के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। अभय के साथ उसे यह अनुभूति कभी नहीं हो पाई थी, क्योंकि अभय के मन में आज तक उसके मन की कोमल अभिरुचियों को छुआ ही नहीं था। अभय का साहचर्य नेहा के तन मन के पलाश को आज तक खिला नहीं पाया था। चित्र प्रदर्शनी में दोनों देर तक एक एक चित्र के ऊपर आपस में चर्चा करते रहे। एक जैसी रुचियां बातचीत के कितने मार्ग प्रशस्त करती है, नेहा को पहली बार लगा। डिनर के बाद विवेक नेहा को घर तक छोड़ने आया तो नेहा ने उसे बहुत आग्रह किया कि वह चाय पीकर जाए, लेकिन विवेक बाहर से ही चला गया। नेहा कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई। आज उसे लग रहा था कि वह एक सुंदर बगीचे में खड़ी है और उसके चारों ओर सुंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं। देर तक वह फूलों की सुंदर खुशबू से सराबोर होकर मन ही मन महकती रही। 2 दिनों तक नेहा सपनों की दुनिया में खोई उन्हीं विचारों में विचलित रही। तीसरे दिन अभय टूर से वापस आ गया तो नेहा भी सपनों की दुनिया से निकलकर यथार्थ में आ गई। जीवन अपनी गति से चलता रहा, लेकिन नेहा के लिए जीवन में एक नया रोमांच भर गया था। घर और बुटीक से उसे